हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों ये है हमारे एनवायरनमेंट की आखिरी क्लास, पर्यावरण की आखिरी क्लास। 5 क्लास हमारी हो चुकी है। ये है 6 नंबर की क्लास, एनवायरनमेंट पार्ट 6। शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है एनवायरनमेंट में, सब कुछ आप लोगों का हो चुका है। बहुत मेजर चीजें हो चुकी है, बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोगों को अब ध्यान रखनी है, जो इस क्लास में मैं आपको करवा देता हूं, जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम लोगों ने कल जो क्लास खत्म करी थी वो नॉइज पॉल्यूशन पे करी थी। मैं नॉइज पॉल्यूशन के बारे में एक स्लाइड लगाना भूल गया था, वो मैं यहां पर ले आया हूं। एक्चुअली में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कुछ लिमिट डिसाइड कर रखी है, सरकार ने कुछ लिमिट डिसाइड कर रखी है कि यार इतने डेसिबल तक का साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप बोलोगे कि सर जैसे कहीं पर मशीनें चलती है, वहां पर तो सर साउंड होगा ना। अगर मशीनें नहीं चलेगी तो सर प्रोडक्शन कैसे होगा, है ना? कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, ना नौकरी रहेगी। दोस्तों वहां के लिए अलग लिमिट डिसाइड करी गई है। कॉमर्शियल जो जोन होता है उनके लिए अलग करी गई है। जहां पर आप लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल जोन होते हैं, उनके लिए अलग लिमिट डिसाइड करी गई है। जो साइलेंट जोन होते हैं, साइलेंट जोन कौन से? हॉस्पिटल के पास वाले, दोस्तों आप लोगों के जो न्यायालय होते हैं उनके पास वाले, आर्मी एरिया होता है उनके पास वाले, उन एरिया को साइलेंट जोन घोषित किया है। तो वहां पर जो साउंड की इंटेंसिटी है, साउंड की लाउडनेस है, कितनी होनी चाहिए, ये सारे आप लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल एरिया में, है ना, यहां पर ये जो लिमिट दे रखी है ये डे टाइम में दे रखी है और ये है नाइट टाइम में। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में तो आप लोगों को पता है दिन रात आप लोगों की मशीनें वगैरह चलती है, तो दिन में वहां पर 75 डेसिबल तक का साउंड अलाउ है, रात्रि में 70 डेसिबल तक का। बात करें कॉमर्शियल एरिया की, है ना, कॉमर्शियल एरिया जहां पर दोस्तों जैसे दुकानें वगैरह, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, 65 डेसिबल आप लोगों के दिन में, रात्रि को 55 डेसिबल तक। रेजिडेंशियल एरिया जहां पर आप लोग रहते हैं वहां पर दिन में 55 डेसिबल, रात को 45। साइलेंट जोन में 50 डेसिबल दिन में, रात्रि में 40। दोस्तों यहां तक क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, चलिए। हाँ, गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हमारी क्लाइमेट चेंज, हमारी जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है। सर इसका मतलब क्या है? देखो, 2 वर्ड से मिलकर बना है, जल और वायु। हमारी वायु में जो परिवर्तन हो रहा है, जो हमारे जल में, पीने वाले जल में जो परिवर्तन हो रहा है, इसके पीछे क्या चीजें रेस्पॉन्सिबल है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना, हरित गृह प्रभाव, उसी से आप लोगों को सारी चीजें पता पड़ जाएगी कि यार क्या कारण है कि जो हमारी जलवायु में, इस क्लाइमेट में परिवर्तन कर रहा है। चलिए दोस्तों समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, हरित गृह प्रभाव क्या होता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत बेकार चीज है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होना तो हम लोग जीवित रह ही नहीं पाए। पृथ्वी पर जो भी पानी है सब कुछ जम जाए तो हमारे लिए पीने के लिए पानी ही नहीं बचेगा, तो फिर क्या हम लोग जीवित रह पाएंगे क्या? अरे रह पाएंगे क्या? बताओ, रह पाएंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जरूरी है, लेकिन दिक्कत यह है इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, तो ये वाला प्रॉब्लम हो गई। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या? जैसे दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे आप लोगों के प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए थोड़ी हीट की जरूरत होती है, वो ठंडे प्रदेशों में ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने जैसा होगा टमाटर के पौधे को ग्रो करने के लिए थोड़ी सी बहुत गर्मी चाहिए होती है। तो कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर है ना, नर्सरी में आप लोग गए होंगे, तो वहां पर क्या करते हैं, ऐसे घर बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे घर बना लेते हैं कांच के। तो सर इससे क्या होता है? देखो, उनको क्या करना होता है, इन फसलों को ग्रो करने के लिए हीट चाहिए होती है, तो वो कांच का घर बना लेते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, सन से जो आप लोगों की वेव्स आती है ना, वो अंदर क्या लेकर आती है? हीट लेकर आती है। तो बेसिकली जब वो टकरा के वापस जाएगी ना, वो वापस जा नहीं पाएगी, क्योंकि चारों ओर क्या है, कांच की आप लोगों की दीवार है, तो वो यहीं पर ट्रैप हो जाएगी, यहीं पर हीट रहेगी। यही आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग अपनी गाड़ी के शीशे बंद करते हो, लॉक करके कहीं पर चल जाते हो, थोड़ी देर बाद में आके बैठते हो तो कार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है ना। वो क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि सन से जो आप लोगों की वेव्स आई थी, हीट आई थी, वो अंदर टकरा के अंदर ही ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से अंदर हीट क्या रही? मेंटेन रही। समझ में आई बात को? अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो ये है हमारी अर्थ, ये पृथ्वी है, ये सन है। तो आपको पता है सन से कंटिन्यूसली आप लोगों की वेव्स आती है, जो कि अपने साथ में हीट को कैरी करती है, हीट लेकर आती है।
दोस्तों बहुत सारी आप लोगों की वेव्स होती है, वो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है, अवशोषित हो जाती है, यानी वो पृथ्वी को गर्म करती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम जो आप लोगों की वेव होती है ना, वो टकरा के वापिस चली जाती है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, परावर्तन हो जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमारे अर्थ के सराउंडिंग में यानी इस वातावरण में कुछ गैसेस ऐसी है जो इन वेव्स को क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। जैसे सर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ठीक है, और आप लोगों की दोस्तों नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड हो गई, समझ में आ गई। तो ये वेव टकरा के वापिस जब जाएगी ना, ये इनको यहीं पर ट्रैप कर लेती है, वापिस पृथ्वी की ओर भेज देती है। यानी जो हीट थी, जो हीट वेव्स थी, अब वो यहीं पर रहेगी, पृथ्वी को गर्म करेगी। दोस्तों पृथ्वी का ऑन एन एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसी समस्या को बोल रहे हैं हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। तो सर दिक्कत क्या है ग्लोबल वार्मिंग? अरे दोस्तों ऑन एन एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी ग्लेशियर आप लोगों के मेल्ट होंगे, समुद्र का जो लेवल है ना वो बढ़ेगा। दोस्तों हम सब डूब जाएंगे, समुद्र का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ग्लेशियर वगैरह सब पिघल गए। तो समझ रहे हो बात को? तो ये आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं मैं, क्लाइमेट चेंज में है ना ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ये मैंने अभी आप लोगों को समझाया। ग्रीन हाउस इफेक्ट मैंने आपको समझाया। बस आप लोगों को एग्जाम में ये पूछा जाता है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है, तो मैं आपको बताता हूं ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है ना, N2O, ठीक है। आप लोगों के नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब ये आप लोगों के सारे क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है ये वाली, ठीक है। दोस्तों आप लोगों से पूछा जाए वाटर वेपर क्या ग्रीन हाउस गैस है क्या? बिल्कुल दोस्तों, ये भी ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करती है। अब सर मैं कैसे पहचानूं एग्जाम में कि ये ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है? दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई डाई एटॉमिक गैस और कभी भी कोई मोनो एटॉमिक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं बनेगी। जैसे मोनो एटॉमिक गैस कोई सी भी ले लो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये कभी भी ग्रीन हाउस गैस नहीं बनेगी। जो डाई एटॉमिक गैस होगी ना, ऑक्सीजन हो जाएगी, नाइट्रोजन हो जाएगी, क्लोरीन हो जाएगी, ये भी कभी भी आप लोगों की ग्रीन हाउस गैस नहीं बनेगी। कम से कम ट्राई एटॉमिक होनी चाहिए। जैसे देखो ये आप लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड ट्राई एटॉमिक है, मीथेन ये तो पॉली एटॉमिक है, इसमें तो टोटल 5 आप लोगों के हैं, ठीक है। आप लोगों के नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इसमें 3 है। समझ रहे बात को? तो कभी भी मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं बनेगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। चलिए अब सर, अब इस एनवायरमेंट के सीरीज के लास्ट का कुछ पार्ट, सर हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? ये जो बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर बनते हैं कि ये हम वर्ल्ड के लीडर हैं, तो वो कुछ कर रहे हैं किस पर्यावरण के लिए जब इतनी सारी दिक्कत है? हाँ दोस्तों, अगर हम लोग पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो सभी देश इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए अलग अलग सम्मेलन हुए हैं जिसमें डिसाइड हुआ है कि यार हम लोगों को मिलकर ये करना है अगर इस पृथ्वी को बचाना है। क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों हम लोग बात करते हैं भारत देश, अमेरिका देश, पाकिस्तान, ये लेकिन है सब अर्थ पे ही तो है। तो अगर अर्थ ही आप लोगों की प्रभावित रहेगी तो फिर भैया कोई सा भी देश नहीं बच पाएगा। समझ में आ गई बात को? तो आइए, तो इसके लिए कौन कौन से अलग अलग सम्मेलन हुए एग्जाम में आप लोगों से ये पूछा जाता है। बेसिकली उनकी डेट पूछी जाती है आप लोगों से कि ये वाला सम्मेलन कब हुआ था, ये वाला सम्मेलन कब हुआ था। और अभी मैं जो आप लोगों को सम्मेलन बताने जा रहा हूं, उन सभी सम्मेलन का उद्देश्य केवल क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, एनवायरमेंट का कंजर्वेशन, किस प्रकार इस पर्यावरण को बचाया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों से दोस्तों ये पूछा जाता है, ठीक है, ये कब हुआ था और कहां पर हुआ था? दोस्तों स्टॉकहोम में हुआ था, इसीलिए हम लोग इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। और ये कब हुआ था आप लोगों का? 5 से 16 जून 1972। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आप लोगों का अर्थ समिट, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, अर्थ समिट। इसको कब हुआ था दोस्तों? ये 1992 में हुआ था, रियो में हुआ था। ब्राजील का शहर है रियो, ठीक है। तो इसका क्या था, इसमें क्या डिसाइड हुआ? तो द रियो अर्थ समिट ब्रिंग्स टुगेदर 179 कंट्रीज। इसमें टोटल 179 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। क्लियर है क्या?
हु क्रिएट द फर्स्ट ग्लोबल एग्रीमेंट, इन्होंने एग्रीमेंट किया टू अवॉइड डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। भैया ये जो जलवायु है इसके साथ में खिलवाड़ करने वाले जो भी आप लोगों के चीजें हैं, ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है, या उसको मिनिमाइज किया जाएगा, ऐसा इसमें क्या हुआ था, डिसाइड हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एजेंडा 21। ये एजेंडा 21 क्या है, तो एट द 1992 अर्थ समिट द इंटरनेशनल कम्युनिटी एडॉप्टेड एजेंडा 21। अब ये क्या है, एन अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल प्लान ऑन एक्शन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, की सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे करें। अब सर इसका मतलब क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि भैया आपका घर है, आपको एक घर और बनाना है, तो आपने क्या किया, जो घर आप लोगों को मिला था विरासत में आपने उसको बेच के दूसरा घर आपने ले लिया, तो आपने कुछ करा क्या, कुछ डेवलपमेंट करा क्या, आपने पुराने से तो करा है। मतलब आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो आपको पता है यार इस हमको है ना सब कुछ रिवॉल्यूशन की ओर भाग रहे हैं, सब कुछ ग्रोथ चाहता है, हर कोई ग्रोथ चाहता है। अब जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि पूरी ग्रोथ हो भारत में, तो भारत में दोस्तों बहुत सारे प्लांट, बहुत सारे इंडस्ट्री लग गई, लेकिन उसके चक्कर में बहुत सारे दोस्तों पेड़ काटने पड़े, तो फिर ये क्या कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। तो हमको डेवलपमेंट ऐसा करना है जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं Rio+10, है ना। अब इसका मतलब क्या है, देखो द फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21, द प्रोग्राम फॉर फर्दर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21, जो एजेंडा 21 के इसके आगे और फर्दर किस प्रकार से इसको इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए वापस साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका का शहर है जोहान्सबर्ग में वापस मीटिंग हुई, ये हेल्ड हुआ वापस 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002, इसलिए इसको Rio+10 बोल रहे हैं, 10 साल बाद हुआ ये, ठीक है। फिर इसके बाद में Rio+20, पहले वाले के 20 साल बाद में, ठीक है, जून 2012 में, 20 से 22 जून 2012 में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना कि कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हुए थे, सम्मेलन होते हैं, उसकी डेट याद रखनी है, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसकी डेट बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये जो एग्री हुआ था, इस पर जो सहमति हुई थी वो 16 सितंबर को हुई थी, ठीक है, ठीक है, ये इसको 15 सितंबर को हुई थी 1987 को, और जो 1 जनवरी को हुआ था ना, ये क्या हुआ था दोस्तों, लागू हुआ था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें क्या डिसाइड हुआ सर, तो द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज द लैंडमार्क मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट दैट रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ नियरली 100 मैन मेड केमिकल्स रेफर्ड टू एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे 100 केमिकल जो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके कंजम्पशन को कम से कम किया जाए, उनकी खपत ना हो, क्योंकि अगर वो कंज्यूम होंगे, मतलब उसका यूज होगा, तो ऑब्वियसली बात है ओजोन की परत जो होगी वो क्या होगी, आप लोगों की खत्म होगी। और ये पृथ्वी के चारों ओर जो ओजोन की परत है, यही तो सन से आने वाली खतरनाक हानिकारक पराबैंगनी किरणों को आने से रोक रही है, ठीक है। चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ना, इसके में और ध्यान से सुनिए। इन स्टार्टिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट मैनेजमेंट प्लान वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट, है ना। इसमें क्या था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आउट करो, है ना, मतलब इसका यूज मत करो, ये आप लोगों का इसमें क्या था, एक प्रावधान था, ठीक है। प्रोटोकॉल एग्रीड टू सेट ईयर 2013 एज द टाइम टू फ्रीज द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरो HCF, है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हो रही है यहाँ पर, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। दिस फेज इज नोन एज हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन फेज आउट मैनेजमेंट प्लान। कुल मिला के हाइड्रोक्लोरोफ्लोरो जो HCF आप लोग के शॉर्ट में बोल देता हूं मैं, इसका क्या करना है, कंजम्पशन कम करना है, ठीक है। चलो बात करते हैं इसके बाद में द किगली संशोधन। अब ये किगली क्या है दोस्तों, किगली आप लोगों की राजधानी है और सबसे बड़ी सिटी है किसकी, रवांडा की। ये क्या है, एक आप लोगों का देश है, कहां पर, ये आपके अफ्रीका का एक देश है, उसकी सबसे बड़ी आप लोगों की सिटी है और उसकी कैपिटल भी है, राजधानी भी है, ठीक है। तो जनवरी 1 2019 को द किगाली, है ना, 1 जनवरी 2019 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन लागू हुआ। अब इस किगाली संशोधन के तहत अगले 30 वर्षों में जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन थे उसके उपयोग को 80% से भी कम करने का वादा किया है, कि 80% से भी हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे, अभी रिसेंट में जो कंजम्पशन हो रहा है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो में इसके अपनाया गया, ठीक है। तो इसमें
था, मतलब डिसाइड किया हुआ, तो 1990 के स्तर के मुकाबले औसतन 5% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा है इसमें। जो ग्रीन हाउस गैसेज है जो कि आप लोगों के अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है उनको, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि लागू कब हुआ था ये, ठीक है, 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ था। वर्तमान में इसमें 192 पार्टियां है, ठीक है। कनाडा जो है वो प्रोटोकॉल से वापस हट गया है दिसंबर 2012 से, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। इसने वातावरण में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को कम करके, क्योंकि आप लोगों को पता है जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो ही आप लोगों की रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है दोस्तों। ये 16 सितंबर हो गया ना, ये 15 नहीं, ये 16 ही होगा, ठीक है। आई एम रियली सॉरी, ये 16 ही होगा, ये 16 ही होगा, ये 16 ही होगा, ये 16 ही होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए, और एक और लास्ट है आप लोगों का रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड, है ना। वैसे दोस्तों ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, तो बस आप लोग ध्यान रखना कब हुआ था, 1971 में हुआ था इस पे हस्ताक्षर। और ये जो रामसर है ना वो ईरान का क्या है, एक शहर है, ठीक है। तो ये कुछ आप लोगों के सम्मेलन, कुछ आप लोगों के कन्वेंशन जो थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी मैं आप लोगों को टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आप लोगों के केवल और केवल फूड चेन से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में अभी तक जो क्वेश्चन आए केवल 4 या 5 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल पिछली बार, जिसमें से 2-3 क्वेश्चन फूड चेन से थे, एक में पूछा गया बायोटिक कौन सा है, इसमें से एबायोटिक कौन है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपना एनवायरमेंट पर्यावरण पूरा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्लास में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। एक्चुअली मैं अभी कराता बट अभी वो क्वेश्चंस टाइप नहीं हो पाए थे, तो एक क्लास में इसके मैं वो करा दूंगा और इसके बाद में हमारा स्टार्ट होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। वो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट। क्लियर है दोस्तों? चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। और कोई भी आप लोगों के समस्या आ रही है तो 7374019437 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय।